हाय एवरीवन, दिस साइड सीए कोमल त्यागी। आज हमारे साथ हैं इमीडिएट पास्ट एनआईसी चेयरमैन श्रीमान सीए हरीश चौधरी जी। आज हम इनसे जानेंगे बजट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, और ये जो जानकारियां होंगी ये पूरी तरह प्रैक्टिकल जानकारियां होंगी। ठीक है, तो मैं स्वागत करता हूं सर का, हरीश सर का। सर वेलकम चैनल पे आने के लिए। थैंक यू त्यागी जी, आपने ये मौका दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं पहले बताना चाहूंगा सर के बारे में। सर दिल्ली में पिछले 30 साल से इनकम टैक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल नॉलेज सर का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सर से मैंने पर्सनली काफ़ी काम कराए हैं। तो दोस्तों, सर पहले आप हमें एक बात बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बजट। इस बजट के बारे में आपकी एक पॉजिटिव नेगेटिव क्या एक राय है सर? मैं त्यागी जी ये बताना चाहूँगा इस बजट के बारे में जी, इस बजट में नेगेटिव चीज़ कुछ नहीं है, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि हर आदमी को ये लग रहा था कि कोविड का जो पीरियड है और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी में नेगेटिव जीडीपी है, जी सर। तो ये लग रहा था कि कोविड के नाम से कुछ न कुछ टैक्स आएगा ही आएगा। तो उसके नाम से कोई टैक्स नहीं आया। गवर्नमेंट ने ये प्रयास जरूर किया कि भाई किसी तरह जीडीपी को अब लेवल पे लेके आए। उसके लिए जैसे उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का दिया, तो इसे वेलकम स्टेप। तो उस तरीके से उन्होंने पैसा इकट्ठा तो करना ही पड़ेगा, तभी जीडीपी को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। आई एग्री विद यू सर, मैं पूरा एग्री हूँ सर। मेरे इनकम टैक्स से, खासकर इनकम टैक्स से जुड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे काफ़ी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी लोग जो इनकम टैक्स का नॉलेज चाहते हैं जुड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, ये पहले क्या होता था, ईपीएफ या फिर ईएसआई, अगर आप ड्यू डेट पे डिपॉजिट नहीं कर पाते, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आप अगर करा देते हो जमा, तो वो चीज़ अलाउड हो जाती है। लेकिन सर अभी इसमें चेंजेस आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं त्यागी जी इसके बारे में बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, पहले हम क्या करते थे, जो हमारी ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने की आती थी, तब तक हम इसको अगर जमा करा देते थे तो हमारा वो अलग हो जाता था। राइट, ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। लेकिन इनकम टैक्स से लगातार, अगर सीपीसी का अगर आप देखेंगे, जो यहाँ से इंटरनेट प्रोसेस होती है, वहाँ से लगातार इस बारे में डिमांड ही निकल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कि भाई ड्यू डेट तक अगर आप फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा करा देते हैं जी, तो आपका ये अलग हो जाएगा। अब इन्होंने एक्ट में ही चेंज कर दिया है। अब इन्होंने कर दिया कि आपकी जो भी ड्यू डेट है, मान लो अब जनवरी का महीना निकला, 7 फरवरी तक हमें पीएफ और ईएसआई जमा कराने हैं। तो अगर आप 7 फरवरी तक जमा नहीं कराते हैं तो आपकी ये अलाउ नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन स्टार्टिंग में मेरे को भी लगा था यार ईपीएफ और ईएसआई तो अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग अलाउड हो जाता है, लेकिन ये अलाउड हो रहा था एज पर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सर ने बताया अभी अब एक्ट में ही चेंज है, ठीक है ना। तो अब तो आपको ड्यू डेट, जो भी रेस्पेक्टिव एक्ट की ड्यू डेट है, उस पर आपको जमा कराना पड़ेगा, देन यू कैन क्लेम दिस एक्सपेंडिचर। राइट सर, मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं सर। पहले चैरिटेबल जो ट्रस्ट थे, वो क्या है, अगर उनको पास्ट ईयर में लॉस आ रहा है तो वो क्या है, अगले साल कोई उनको डोनेशन आया तो उससे लॉस को एडजस्ट कर लेते थे। इसके बारे में सर बताइए कि क्या चेंज आया है। मैं थोड़ा सा आपको एक बार बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, उसके अंदर यह था कि अगर आपने पिछले सालों के आपके कोई एक्यूमुलेटेड लॉस आ रहे हैं, जी, और आपको उसकी वजह से आप जब लॉस आ रहे हैं तो एप्लीकेशन ऑफ फंड तो सारा हो ही चुका है, राइट। तो हमारा नेगेटिव फंड रहा था, राइट। अब उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करके ले आए, राइट। ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाए। इस साल हमारा फंड जो आया, चाहे डोनेशन आया था या मान लो किसी पर्टिकुलर कोई चीज बनाने के लिए आया था, तो हम उसको उसमें यूज कर लेते थे, क्योंकि हमारा पहले का लॉस था तो 85% हमें यूज करना होता है, राइट। अप्लाइड करना होता था। अब उसको हमें 85% उस जो हमारा पुराना लॉस आ रहा था उसको भी ले लेते थे। उससे क्या हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाता था। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद इसमें एक्ट में ही चेंज लेके आए। अब आप इसको पर्टिकुलर ये मतलब जो लॉस है उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, अप्लाइड नहीं कर सकते। तो ये डीप नॉलेज, मैंने खुद बजट सुना था कल, मेरे को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आज सर के साथ मैंने डिस्कशन किया है इस वीडियो शूट करने से पहले। तो सर के ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को ये बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, अभी ड्यू डेट, जैसे ड्यू डेट होता है नॉर्मल, जैसे नॉन कंपनी एसएससी के लिए 31 जुलाई,
और जो कंपनी एसएससी है 30 सितंबर। तो ये ड्यू डेट जो और बिलेटेड रिटर्न भरने का ड्यू डेट होता है अप टू द लास्ट डेट ऑफ असेसमेंट ईयर। जैसे 31 मार्च की बात करें, अगर हम 20-21 हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो इसका जो ड्यू डेट होगा वो 31 मार्च 2022 होता है एज पर ओल्ड एक्ट। तो सर इस बजट में क्या चेंजेस आया है? मैं थोड़ा सा आपको त्यागी जी ये बताना चाहूँगा। जी सर। इस बार बजट में जो असेसमेंट और इसमें रिटर्न फाइलिंग में कई सारे चेंजेज हैं जी, जो एज ए बजट को सुन के तो शायद आपको नहीं लगा होगा, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है आप इसको ले लीजिए। असेसमेंट ईयर अभी जैसे मार्च 21 आएगा, राइट, मार्च 21 की रिटर्न हम पहले अगर फाइल करते तो हम मार्च 22 तक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब हम इस मार्च 21 की रिटर्न को दिसंबर 21 तक फाइल कर सकते हैं। ओके, यानी 3 महीने कम हो गया। अब हम दिसंबर 21 तक इसको फाइल कर सकते हैं। अच्छा, दिसंबर 21 तक रिटर्न को फाइल करना अब हमारे लिए एक तरह से बिलेटेड हो चाहे रिवाइज हो, ये हमारे लिए कंपलसरी हो। ये हमारे लिए कंपलसरी। तो ये तो मतलब एक तरह से गवर्नमेंट चाह रही है कि आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल करो। तो ये तो सर इसकी वजह से क्या असेसिंग ऑफिसर को कुछ ज़्यादा टाइम मिलेगा? मतलब असेसिंग ऑफिसर का टाइम पीरियड वगैरह उतना ही है नोटिस भेजने का, या इसमें कुछ चेंजेस आया है? नहीं, ये आपने अच्छा पूछा। ऐसा नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर को इसकी वजह से ज़्यादा टाइम मिलेगा, उनका भी टाइम कम कर दिया गया है। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे आपको मैंने अभी बताया जी, मार्च 21 की रिटर्न दिसंबर 21 तक हमें बढ़नी है। राइट। अब अगर असेसिंग ऑफिसर नोटिस देना चाहेगा 143(2) का नोटिस देना चाहेगा, तो वो जून 22 तक आपको नोटिस दे, जून 22 तक, यानी उसका भी टाइम 143(2) का नोटिस जून 22 तक दे सकता है। पहले आपको अगर याद हो तो सितंबर 22 तक दे सकते हैं। राइट, यानी उनका भी टाइम कम हो गया है। अब जून 22 तक वो उसका नोटिस दे सकता है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जून 22 तक जो नोटिस देगा उसको असेसमेंट करने का टाइम दिसंबर 22 तक ही है। बिल्कुल। तो पहले इसको मतलब एक तरह से असेसिंग ऑफिसर को करीब नोटिस देने के 143(2) देने के बाद पूरे 2 साल मिल जाते थे असेसमेंट करने तक के टाइम का। राइट। अब अगर मान लो किसी की जल्दी रिटर्न की फाइल हुई थी तब भी उसको टाइम कम ही मिलेगा। तो ये एक अच्छा साइन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अपना जो भी टाइम पीरियड है उसमें केस को जल्दी से जल्दी रफा दफा। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, होता क्या था कि जितना लेट होता था जी, हर आदमी की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। बिल्कुल। अच्छा, हर आदमी क्या, अभी मेरे को 2 साल बाद की कोई चीज पूछ रहे हो तो मैं फिर भी हो सकता है याद आ जाए। मैं अगर आप मेरे से 4 साल पहले की पूछे तो अब वो याद आए, ठीक है याद आए या मानो देखनी पड़े तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। इन्होंने इसको टाइम पीरियड को रिटर्न का भी कम किया है। अच्छा, कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है, आज की डेट में कोई मैनुअल चीजें बहुत कम रह गई है, तो कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट है तो इसका फायदा नेचुरली सबको मिलना चाहिए और वो इट्स अ गुड स्टेप। बिल्कुल सर। मेरे पास थोड़ी सी लिस्ट है, 1-2 क्वेश्चन और हैं। आप सभी को मालूम होगा जो गुडविल है इंटेंजिबल एसेट्स होती है जिसके ऊपर पहले 25% डेप्रिसिएशन मिलता था। तो सर से पूछना चाहूंगा कि सर इस गुडविल में क्या मतलब चेंजेस आया है सर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुडविल जो है इससे पहले यह होता था कि हम गुडविल परचेज करते थे, राइट, और अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी होती थी जी, तो हमें क्या कि डेप्रिसिएशन मिल जाता था, राइट। अब इन्होंने कर दिया, चाहे आपने अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है या आपने बाजार से कुछ चीज को मतलब इसका पेमेंट करके खरीदी, अब आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यानी जो 25% डेप्रिसिएशन गुडविल पे होता था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन सर बाकी जैसे इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट, वो एक अलग है, केवल गुडविल के बारे में आया है, केवल गुडविल के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम देके मेरे को बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर दिया सर। साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जैसे ये क्वेश्चन प्रोफेशनल से रिलेटेड है। जैसे क्या है, टैक्स ऑडिट का टाइम पहले गवर्नमेंट ने 5 करोड़ किया, अब बढ़ा के 5 करोड़ से लिमिट अब 5 करोड़ से बढ़ा के इसको 10 करोड़ कर दिया। तो इससे क्या प्रोफेशनल्स के काम पे कुछ इम्पैक्ट आएगा सर? मैं समझता हूँ प्रोफेशनल्स के काम पे अभी इस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो किया 5 करोड़ से जो 10 करोड़ किया है जी, वो सिर्फ उसके लिए किया है जहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स होती है, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों ही डिजिटल 95% होते हो, बिल्कुल। तो उसके लिए इन्होंने 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ कर दी है। तो अभी एक आने वाले टाइम में नेचुरली फर्क पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ आफ्टर क्या नोटबंदी, जीएसटी, हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है और ज़्यादातर लोग बैंकिंग सिस्टम से ही खरीदारी या बेचना पसंद कर रहे हैं, तो उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन अभी इस स्टेप पे कोई फर्क नहीं है।
नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। हमने आपका टाइम Thank you, लिया thank और you. बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए। सर हम आगे भी आपसे कुछ इसी तरह की जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।